दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और सूत्र आपको यूं ही पता चल जाते हैं जिसके लिए आप अलग से कोई तैयारी करते हैं और अलग से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए शुल्क देना पड़ता है। अगर आप मेरे नियमित दर्शक हैं तो निश्चित रूप से डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी लिखिए और रविवार का कार्यक्रम बिल्कुल देख लीजिए। शुरू करते हैं। ये कुंडली आई है तुला लग्न की। आइए साथ में अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तुला लग्न और तुला राशि, खास करके जब लग्न और राशि एक ही हो जाए, मतलब लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाएंगे तो लग्न भी शुक्र का बना, राशि के अधिपति भी शुक्र के हो गए। इस अवस्था में ही जातक के सफल होने का योग लग जाता है। दूसरा, नवांश कुंडली में 11 नंबर यहाँ लिखा है जो लग्न कुंडली का पंचम भाव है। तो और दशमांशा कुंडली में भी ये 11 नंबर से ही कुंडली शुरू होती है। इसका अर्थ क्या होगा कि लग्न कुंडली के जो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, रिकॉग्निशन, मेहनत का फल, इस भाव का अधिपति ही अगर आपकी कुंडली के नवांश का स्वामी बन रहा है, जैसे कि यहाँ बन रहे हैं, यहाँ के पंचमेश, यहाँ के नवम लग्नेश, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात क्या होती है कि दशमांशा कुंडली में दो परम मित्र ग्रह एक साथ चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अग्नि तत्व के ग्रह हैं दोनों एनर्जी देंगे, साहस, बल, पराक्रम। किसी भी अवस्था में व्यक्ति बैठ करके बेकार भोजन भट्ट नहीं होता, उसको किसी के द्वारा दी गई कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और चूंकि इसकी आपकी कुंडली में ये चर प्रकृति की का लग्न बना है, मतलब मेष, वृष, मिथुन, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो ये चर प्रकृति का लग्न हो गया। चर प्रकृति के लग्न वाले निर्णय लेने में थोड़े कमज़ोर होते हैं, ये उनकी एक नेगेटिव बात होती है। साथ ही साथ वो बार बार अपने निर्णय को बदलते रहते हैं। अगर उनके दिमाग में जो बात बन गई कि हाँ मुझे ये करना है, और अगर वो लगातार उसी बात पे मेंटेन करके खुद को रख देते हैं, तो फिर इत्मीनान रखिए कि उनसे ज़्यादा सफल और कोई हो ही नहीं सकता उनकी उम्र में। लग्न में तुला राशि का बनना व्यक्ति के व्यवसायिक दृष्टिकोण को दिखाता है, जहां व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, जहां एक छोटी सी अवस्था में ही वो बेहतरीन धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा कर जाता है। लग्नेश और राशि जब सेम हो जाते हैं, एक ही ग्रह हो जाएंगे, तो व्यक्ति की सफलता के बहुत बड़े मायने सिद्ध होते हैं। खास करके जब लक्ष्मी संपन्न योग लगा हो तो और ज़्यादा। वो कैसे बनता है? आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति अगर दशम भाव में बैठे हैं तो ये लक्ष्मी संपन्न योग होता है। इतना ही नहीं, अगर लग्न से शुभग्रह दशम स्थान में कोई एक शुभग्रह बैठा हो या योग कारक ग्रह बैठा हो, बहुत अच्छा योग बता रहा हूँ, अगर लग्न से केंद्र में या दशम स्थान में, लग्न से दशम स्थान में या तो योग कारक ग्रह उस कुंडली का बैठा हो या तो कोई एक शुभ ग्रह बैठे हों, तो ये सफल, अमल, कीर्ति, राज योग बन जाता है, जो व्यक्ति को धनवान, सुखी, मतिमान, लक्ष्मीवान, श्रेष्ठ और लोगों की सेवा करने के साथ साथ समाज को नई दिशा और प्रेरणा का स्रोत बन जाने वाला बना देता है। यहाँ जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में लग्नेश हो जाएंगे और पंचम और चतुर्थ इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह तुला लग्न की कुंडली में शनि होते हैं, वो जन्म कुंडली में गौर से देखिए तो शुक्र के साथ चंद्रमा और शुक्र का दोनों को आपस में परिवर्तन, दो शुभ ग्रह केंद्र में, तीसरे शुभ ग्रह शनि भी यहाँ शुभ ग्रह ही हो जाएंगे, क्योंकि वो इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं और केंद्र और त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, बहुत मजबूत वाला। गड़बड़ी क्या होगी इस कुंडली में? गड़बड़ी होगी कि शुक्र को यहाँ बैठने से व्यक्ति के मन स्थिति को चंचलता मिलेगी और व्यक्ति चंचल मानसिकता का हो जाएगा। साथ ही साथ अपने करियर में बहुत सारी चीज़ों को करने
और बहुत सारी चीज़ों पे अपना दिमाग लगाने के कारण कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नुकसान के योग भी बन रहे हैं या लालचपन की प्रक्रिया भी बन रही है। हमें अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके शांत बनाना है, गंभीर बनाना है, चिंतन करने वाला बनाना है और श्रेष्ठ बनाना है। इतना ही नहीं, नियम से युक्त होकर के अपने पिता के साथ संबंध को मजबूत करते हुए, लोगों को देते हुए, ब्राह्मण, गाय, पशुपालकों को, मंदिरों को, अपने कुल पुरोहित को, अपने कुल देवता को, अमावस्या को जरूर ही दान करना चाहिए। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के दीप दान आवश्यक रूप से करना होगा। ये इस कुंडली के लिए बहुत गहरी बात होगी। आपकी कुंडली के चंद्रमा बैठे हैं चित्रा नक्षत्र के 2 डिग्री के, लग्न बना है 13 डिग्री का बलवान और केतु बैठे हैं 8 डिग्री 36 कला स्वाति नक्षत्र में, राहु बैठे हैं अश्वनी में। तो राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन व्यक्ति को अभिमानी, स्वाभिमानी, घमंडी बनाने के साथ साथ इगोइस्ट और अनुभवी भी बना देगा। ये इसमें से 5 रहेंगे। आपके पास कभी अभिमान है, कभी दया भी है, कभी क्षमा भी है, कभी शील भी है, कभी कामुकता भी है और कभी प्रलोभन भी है, देना लेना। इसके अतिरिक्त लग्न में चंद्रमा व्यक्ति को तुला राशि में, शुभ ग्रह की राशि में, विषम संख्या की राशि बनी है। बहुत ध्यान से समझिए, अगर किसी पुरुष जातक की कुंडली हो और लग्न में विषम संख्या की राशि बनी हो तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता है। और सफलता तो मैंने पहले बताई है कि लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है, जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को बहुत ही वेल सेटल्ड और मेंटेन करने वाला बना देते हैं। लग्न में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के, जिसके स्वामी देवता वस्तुतः होते हैं विश्वकर्मा भगवान। तो मिट्टी की मूर्ति विश्वकर्मा भगवान की बना करके या अपने घर में विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर लगाइए। निरंतर उनके सामने उनको धूप, दीप, तिलक, कुमकुम, अक्षत, चंदन से उनकी पूजा करिए और आप उनकी पूजा विधिवत रूप से करिए। इतना ही नहीं, पुष्प की माला के साथ साथ ओम विश्वकर्मणे नमः, क्या कहा मैंने? ओम विश्वकर्मणे नमः। इस मंत्र का प्रत्येक दिन कम से कम 1 माला जप करें। इससे आपके नक्षत्र का दोष खत्म होगा और आपको रोग व्याधि जो षष्ठेश की दशा में लगने वाली है, अभी आने वाली है षष्ठेश की दशा, तुला लग्न की कुंडली के लिए एक तरीके से आपको वो लालच तो दे देंगे पर दुश्मनी भी कराएंगे। दुश्मनों से, विपरीत परिस्थितियों से, स्वास्थ्य से, इन सभी चीज़ों से चिंताएं भी होंगी। पर गनीमत यह है कि कम से कम इस भाव के स्वामी होकर के उसको देख रहे हैं। परेशानी क्या है कि गुरु और सूर्य जैसे 2 ग्रह जो व्यक्ति को दार्शनिक बनाते हैं, चिंतन करने वाला बनाते हैं, मोरालिटी देते हैं, गंभीरता देते हैं, लालच नहीं देते, स्वाभिमानी बनाते हैं और बेहतरीन इंसान बनाते हैं, वो दोनों एक साथ बैठे तो हैं पर 12 में बैठे हैं। और मैंने जहां तक बहुत बार कही है कि केंद्र में या त्रिकोण में तो कम से कम निश्चित रूप से गुरु और सूर्य का होना आवश्यक होता है। अगर ये ग्रह इधर उधर छिटक जाते हैं तो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में गड़बड़ी होती है। वो व्यक्ति कई बार लालच और ईर्ष्या से भर जाता है। इतना ही नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ सांसारिक सुख ही दिखाई देता है। आध्यात्मिक सुखों के प्रति उसके रुझान कम होते देखे जाते हैं। हमें अपने नेत्र को ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना है, नेत्र की समस्या, नेत्र की ज्योति, आंखों की ज्योति कमजोर, आंखों से पानी आना, क्योंकि 6वें भाव के अधिपति के साथ साथ गुरु 3रे भाव के अधिपति के होके 12वें भाव में मंगल और सूर्य जैसे 2 दाहक ग्रह के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का धन गलत मित्रता में खर्च होते प्रायः देखा जाता है। आप ऋण देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको लेना आप ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुंडली पे लेके आता हूं, यहां पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे लग्न के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा की, 10वें स्थान में बैठना स्वतः बहुत अच्छा होता है और ये परिवर्तन योग भी है शुक्र और चंद्रमा का, ये बहुत बढ़िया। 5म और 4th के अधिपति का यहाँ बैठ करके वापस इस भाव को देखना, और इससे बढ़िया कुछ नहीं होता कि 5म भाव के अधिपति 10वें भाव में लग्नेश के साथ बैठे हैं। ये अद्भुत संयोग है। ये प्रायः बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलता है जहां लग्नेश पंचमेश, लग्नेश चतुर्थेश, लग्नेश दशमेश आपस में संबंध बना रहे हों। ये महान राजयोग से भी ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है
अगर हम सिर्फ अपने पराक्रम को सही दिशा में, सही मैत्री के साथ, अपने दृष्टिकोण को गलत और गंदा न करते हुए, गलत मैत्री, ब्रह्मचर्य का पालन और सत्यनिष्ठता के साथ पूरी कर्तव्य निष्ठता से अपना काम करते हैं तो, क्योंकि चरित्र निर्माण के लिए 2 ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले सूर्य, दूसरे नंबर पे गुरु, या पहले नंबर पे गुरु, दूसरे नंबर पे सूर्य। इसमें भी चंद्रमा के ऊपर राहु और केतु की दृष्टि आपके मन मस्तिष्क को एक जैसा नहीं रहने देना चाहती है और कई बार आपके मन को रोगी भी बनाती है। सूर्य के ठीक पीछे बुध बैठे हैं, चंद्रमा वहां नहीं बैठे हैं। इस वजह से ये वोसी योग का निर्माण करेगा, वेशी योग का निर्माण करेगा। इसमें कई बार आपको कुछ लाभ भी मिल जाता है पर कुछ नुकसान भी होता है। जैसे व्यक्ति पूर्व की आयु से लेकर के अंतिम की आयु तक धन के पीछे पीछे भागता रहता है। इसका एक और नुकसान ये होता है कि व्यक्ति बचाने के चक्कर में कई बार बहुत बड़े बड़े धन की हानि भी कर जाता है। तीसरा, उसका मन, उसका निर्णय और उसकी स्वच्छंद गति से गतिमान होने की जो स्थिति होती है वो कई बार उसके मित्रों को टिका करके नहीं रहने देती है। उसके मित्र बार बार बदल रहे हैं, चाहे वो महिला मित्र हो, चाहे वो पुरुष मित्र हो। हर एक सुंदर चीज के पीछे भागना और उसको पा लेने की तीव्र उत्कंठा और इच्छा आपको ब्रह्मचर्य व्रती बनने से रोक रही है। ये कुंडली है श्रमण, और सत्य यहाँ साफ साफ दिख जाता है। निश्चित रूप से हमें अपने आप पे बहुत ज़्यादा और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। हमारी कुंडली के लग्न में चंद्रमा राहु और केतु से जब भ्रमित और परेशान हो जाते हैं तो हमारी दिनचर्या और हमारे मन मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों को बता देते हैं। यहाँ जन्म कुंडली के 5वें भाव के अधिपति 10वें में बैठ करके 7वें भाव को भी देख रहे हैं, चंद्रमा भी देख रहे हैं। तो शनि, राहु, केतु, चंद्रमा सबका प्रभाव जन्म कुंडली के 7वें भाव पे है। मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ, गुरु 12 में, तो पराक्रम कई बार गलत जगह पे करते देखा जाता है। गुरु, सूर्य, मंगल की दृष्टि यहाँ 6वें भाव पे, तो व्यक्ति के जीवन में दुश्मनी भी बनेगी पर वो विजेता बनता रहेगा। पर मंगल की 8वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7वें भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7वें भाव पे, चंद्रमा और राहु पहले से बैठ गए। इस वजह से हमें जन्म कुंडली के 7वें स्थान पे यानी कि विवाह, दाम्पत्य, परिवार, दिनचर्या, डेली रूटीन, डेली इनकम, छोटा समाज और साथ ही साथ अपने काम भाव पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उसको सदैव चेक करते रहने की आवश्यकता है। भोजन बिल्कुल ही शुद्ध और श्रेष्ठ होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सात्विक हो जाएंगे आपको उतने ही आपके विकास को नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न पे और लग्नेश के साथ या चंद्रमा के साथ राहु केतु का असर आ रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति को जैसे जैसे वो प्रगति के पथ को आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, जो उससे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलते हैं, जो उसके अपने ही निकट के दुश्मन हैं, उन लोगों की दृष्टि उसके विकास को अवरुद्ध करती रहती है। इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शुद्ध करें, संतुलित करें और सात्विक करें। भोजन में, दिनचर्या में, रहन सहन के स्तर में और गीता पाठ में। गीता पाठ इस कुंडली के समस्त सुखों को दाता बनाने वाला हो जाएगा। 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन व्यक्ति को करना चाहिए खाली पेट। दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति का धन में जाना ये बहुत बढ़िया होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे सूर्य और मंगल का बैठना इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लग्नेश और जन्म कुंडली में 7म और 10म यहाँ व्यक्ति कई व्यापार कर सकता है। ये साइड बिजनेस, ये व्यापार का भाव है और ये साइड बिजनेस का है। तो शुक्र पे मंगल की दृष्टि, मंगल और सूर्य एक साथ, गुरु के साथ राहु का संबंध, धन कमाने के लिए उसकी बुद्धि कई जगह पे भटक रही है। इतना ही नहीं, वो अपने काम में सदैव ऊर्जावान बना रहता है। दशमांसा कुंडली के आधार पे व्यक्ति का व्यापार 100% बहुत अच्छा है। चंद्रमा हर जगह आपको 7 नंबर में यहाँ भी लिखे हैं, 7 नंबर में यहाँ भी बैठे हैं और 7 नंबर में यहाँ भी बैठे हैं। इससे बढ़िया कुछ होता नहीं है। अब खाने पीने का काम, सौंदर्य प्रसाधन, पेट्रोलियम सेक्टर, बिल्डिंग मटेरियल का काम, ज़मीन की खरीद बिक्री, किसानी खेती, कृषि संयंत्र, कीटनाशक, इतना सारा काम कुछ भी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये कुंडली करियर में व्यापार ही करेगी। इस कुंडली में पढ़ने का मन थोड़ा कम सा है और पैसे गिनने का मन ज़्यादा है।
नक्षत्रों पे लेके आता हूँ। सूर्य आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको सूर्य 12वें भाव में ठीक नहीं होते हैं। एकादशवें में बुध तो ठीक होते हैं, दशम में शनि ठीक होते हैं, लग्न में चंद्रमा ठीक होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनमें ग्रहण का प्रभाव भी लगेगा। 2 डिग्री के चंद्रमा हैं, 8 डिग्री के केतु हैं, तो ग्रहण लगेगा। इस वजह से व्यक्ति के अनुभवों से उसको सीख कम मिलती है। आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि का पापग्रह हुआ है, इस वजह से भी आपको बहुत ही संतुलित होकर के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने दिनचर्या को, अपने जो आचार्य हैं उनकी पूजा, शिव जी के मंदिर का दर्शन, विश्वकर्मा भगवान के मंदिर का दर्शन या विश्वकर्मा भगवान की पूजा, इसके अतिरिक्त दक्षिणायन में जन्मे होने से जितने भी पापग्रह हैं, शनि मंगल राहु केतु आदि, इन सबके बल को वृद्धि मिल रही है। जहां व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, क्रोधी होता है और ईर्ष्यालु होने के साथ साथ थोड़ी दयालुता कम भी होती है। यहाँ व्यक्ति अगर किसी के साथ कोई धर्म का काम कर देगा तो निश्चित रूप से वो पूरे समाज को बता देगा। ये चीज़ ठीक नहीं है। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं तो वाणी अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, विनम्रता भी है, पर उसमें सेंध लगा हुआ है गुरु और सूर्य के बाहर जाने से। वैसे एक बात और बता दूं, ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली में गुरु सूर्य और मंगल अच्छे होते नहीं हैं, तो या तो ये केंद्र में होते और बाकी के कोई ग्रह केंद्र में नहीं होते, या तो फिर ये 12 में नहीं होते, या तो गुरु लग्न में होते, पंचम में होते, नवम में होते, बाकी अन्य भाव में बैठे होते। कम से कम किसी भी कुंडली के लिए गुरु वहां पे कैसे बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, जहां का अधिपति जन्म कुंडली में बुध के साथ परिवर्तन योग बना रहा है। तो आमदनी और व्यय का जो एक प्रक्रम है वो व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। इस वजह से कई बार उसके पास धन बचाने में उसको दिक्कत होती है, या ये कह सकते हैं कि वो सही निर्णय तक पहुंचने में भी उसको दिक्कत होती है। ऊर्जा को गलत जगह पे लगाना, गलत लोगों से मैत्री करना, नेत्रों की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, कफ की समस्या, इस तरीके की समस्या गुरु की दशा में होने की स्थितियों में जातक को लेके जा रहे हैं। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर मैंने बात करी, नक्षत्र पे चर्चा चल रही है। ओम विश्वकर्मणे नमः। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको ऊर्जावान बना रहा है और गलत जगह पे ऊर्जा को खर्च भी करने वाला बना रहा है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठा हुआ है उसके आधार पे आपको फैशन को समझने वाला, सुगंध को समझने वाला, बाजार में जो बाजार की आवश्यकता है उसको समझने वाला, बहुत ही बेहतरीन तर्क करने वाला, ज्ञानी और सहिष्णु बना देता है। बुध के बाद आपकी कुंडली में गुरु की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर आपको दार्शनिक, सत्य को समझने वाला, सत्य सिद्ध करना और काम को लगातार मेंटेन करने का बल देते हैं। गुरु की दशा में व्यक्ति लगातार काम करेगा, राहु जाते जाते आपको काम देना चाहते हैं। मतलब राहु की दशा जब बीतती है तो वो जाते जाते आपको एक अच्छा काम दे जाते हैं कि चलो ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये करना है, और गुरु उस काम को मेंटेन करवाने में व्यक्ति की सहायता करते हैं। वापस से फिर शनि जब आएंगे तो उस काम में थोड़ा मंद रहेगा। हालांकि आपकी कुंडली में मंद होने जैसी कोई बात है नहीं, क्योंकि पंचमेश और चतुर्थेश होकर के दशम स्थान में बैठे हैं। व्यापार और व्यापार के साथ तीव्र व्यापार और साइड बिजनेस दोनों वाले भावों को देख रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा जैसे 2 शुभग्रह केंद्र में बैठ गए, तो 2 शुभग्रह का तो केंद्र में होना वैसे भी बहुत अच्छा हो जाता है और आपकी कुंडली के केंद्र में ही है। परेशानी दाम्पत्य को लेकर के हो सकती है। कर्क राशि कर्क लग्न, मकर राशि मकर लग्न, तुला राशि तुला लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। पश्चिम दिशा में विवाह किया जा सकता है। दक्षिण, आप तुला राशि के हैं तो मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, आप चाहें तो दक्षिण दिशा के मकान में भी रह सकते हैं जिसका फ्रंट दक्षिण दिशा की तरफ हो। इसके अतिरिक्त मंगल के बारे में मैंने चर्चा की, बुध के बारे में मैंने चर्चा किया कि बुध आपको बाजार को समझने वाला बना रहे हैं। गुरु के बारे में मैंने बात की। शुक्र के बारे में बात करता हूं तो वो आपको थोड़ा कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आलसी भी बना देते हैं, या कई बार अपने आप को स्वीकार करने वाला, मतलब दूसरों को स्वीकार नहीं करने वाला, खुद को ही लेकर के अपनी राय विकसित करने वाला बना देते हैं, जहां व्यक्ति आसानी से किसी भी चीज़ को मानता नहीं है। चंद्रमा चित्रा के बैठे हैं, ये कभी कभी व्यक्ति के स्वास्थ्य जनित समस्याओं को देने वाले और कठोर या जिद्दी बना देने वाले होते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ऊंची प्रत्येक दिन होती रहती है। शनि आपकी कुंडली में न्यायप्रिय बना रहे हैं और राहु और केतु आपकी कुंडली को कम से कम बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं कहूंगा पर ठीक ठाक है। हालांकि राहु के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है तो शनि की नीच दृष्टि प्राप्त हो रही है, इस वजह से हमें अपनी दिनचर्या को भी बहुत ध्यान में रखना होगा। अष्टक वर्ग पे लेके आता हूं। अब इस कुंडली में मैंने नवांश में यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत बताई है, हालांकि फिर भी वो ठीक है।
गुरु और बुध केंद्र में है, मंगल और सूर्य एनर्जेटिक होकर के बाहर है, यहाँ मंगल और सूर्य 12 में, यहाँ मंगल और सूर्य 12 में है। इनकी दशाओं में हमें थोड़ी बहुत सावधानी भी बरतनी होगी। हालांकि मैं बात अष्टक वर्ग की कर रहा था, तो इस कुंडली का चरित्र ठीक है, व्यवहार ठीक है, कुशलता भी ठीक है, पर हमें उस पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर हमारा मन या हमारी जो इंद्रियों के ऊपर जो हमारा लगाम है, अगर हम थोड़ा भी छोड़ देते हैं तो फिर वो इतने स्वतंत्र हो जाएंगे कि वो किसी की गिरफ्त में चले जाएंगे, और ये किसी भी मानव के प्रगति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। मैंने लगभग कई बार बात कार्यक्रम में कही है कि आपने जो काम अपने लिए निकाला है, प्रकृति ने जो काम आपके लिए दिया है, चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे कसाई के काम में हो, चाहे पांडित्य के काम में हो, चाहे आप राजनीति करते हो, जो काम करते हो, आपके प्रत्येक काम में आपका पूरा न्याय होना चाहिए। आपके किसी भी काम में अगर आप अन्याय करते हैं तो वो प्रकृति के साथ अन्याय है। सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाला ही प्रदूषकर्ता नहीं होता, परंतु अपने काम के साथ अन्याय करने वाला भी प्रदूषक ही होता है। जैसे कि अगर हम गाय की सेवा नहीं कर रहे तो कम से कम अगर हम गाय के सेवा के निमित्त अपने धन का कुछ हिस्सा उन्हें ले जाकर के दे देते हैं तो वो भी सेवा का ही भाव होता है। इस वजह से इस कुंडली में हमें अपने आप को बहुत ही संतुलित रखना है, क्योंकि आपके ऊपर इस बात का दबाव रहेगा कि आपका सूर्य और गुरु और साथ ही साथ उनके परम मित्र तीनों मंगल एक साथ 12 में हैं। इस कुंडली के लिए तीनों ही ग्रह अच्छे नहीं होते। प्रकृति ने कुछ न कुछ आपके साथ अच्छा ही किया होगा, तभी इन तीनों ग्रहों को आपके साथ बाहर कर दिया है, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में इनका केंद्र में कोई काम होता नहीं है। पर नैसर्गिक रूप से जब हमारी कुंडली के केंद्र में गुरु हो जाते हैं तो बहुत सारे दोषों का समन वो किसी भी लग्न की कुंडली के लिए कर देते हैं। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के केंद्र में कम से कम गुरु और सूर्य व्यक्ति को बांधने का काम करते हैं। जैसे धर्म आपको बांधने का काम करता है, पुराण आपको धर्म को समझाने में मदद करता है, वैसे ही हमारे जीवन में जो हमारे ग्रह रूपी भगवान हैं, जो हमारी कुंडली में उपस्थित हैं, बैठे हैं, वो हमें बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है। अब आपकी कुंडली में जो नैतिकता है वो बाहर है, मतलब उसका क्षय हो रहा है। जो आपकी कुंडली का सत्य है वो बाहर है, मतलब है कि वो असत्य में बदल रहा है। जो हमारी कुंडली के मित्र हैं वो हमसे दूर हैं, गलत हैं, गंदे हैं और कृपण हैं, जो कई बार हमसे ही हमारे धनों का नुकसान करवा सकते हैं। गुरु की नीच दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रही है और गुरु की नीच दृष्टि वहां प्राप्त हो रही है। इस वजह से व्यक्ति अगर चाहे तो यहां जन्म कुंडली में कई बार अपने धन को गलत जगह पे नुकसान करते हुए देख रहा है, और देखते हुए भी वो उसे रोक नहीं पा रहा है। हमें सबसे ज्यादा सावधान अपने मित्रों से होना है, अपनी संगति से होना है, अपने गलत जगह पे धन के व्यय को लेकर के होना है। धन का सही जगह खर्च होना क्या होता है? मंदिर निर्माण में, मंदिर के निर्माण के बाद ब्राह्मण की सेवा में, माता पिता की सेवा में, उनके सुख सुविधाओं में, ब्राह्मणों को देने में, गरीब ब्राह्मण को देने में, मददगार को देने में, गौशालाओं में देने में, मंदिर के दान पात्र में देने में। इतना ही नहीं, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए आपको जहां कहीं भी लगता है कि इससे मेरा धर्म सुरक्षित हो रहा है, उस जगह पे आपके धन का जाना आपके संतुलन बनाने का कारण बन जाता है। और निश्चित रूप से दशमांशेन धीमता कही है, मैंने बात बहुत बार कार्यक्रम में कही है, न्यायोपार्जित विश्वस्य वित्तस्य दशमांशेन धीमता। न्याय के द्वारा उपार्जित धन का 10वां हिस्सा तो निश्चित रूप से दान में जाना चाहिए, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, उस पर आपके एकमात्र धर्म का अधिकार है। इस कुंडली में धन आएगा, बचेगा कम। इसके अतिरिक्त इस कुंडली का पराक्रम आपको सब कुछ दिलवा सकता है। इस कुंडली में अपने जन्म स्थान पे रहने की आवश्यकता है, कहीं दूर जाने का कोई प्रक्रम इस कुंडली को परेशान नहीं करेगा। इतना ही नहीं, इस कुंडली में एजुकेशन थोड़ी कमजोर है और व्यापार बहुत अच्छा है। इस कुंडली में दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा है। कोर्ट केस कचहरी के कोई मामले आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ, चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का प्रभाव, 12वें भाव में सूर्य और मंगल, जीएसटी, कानूनी कार्रवाई, अपने इनकम का टैक्स न देना और सरकार के नियंत्रण से बाहर होकर के कोई काम करना निश्चित रूप से आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, लग्न के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में बुध 11वें भाव में अकेले बैठे हैं और इस कुंडली के लिए वो भाग्येश होकर के 5म भाव को देख रहे हैं। तो व्यक्ति के जीवन में अपने कोई भी कार्य को करने से पहले अपने बड़े माता पिता या पूर्वज, दादा दादी, बड़े पिताजी, बड़ी माताजी,
इन लोगों से सहयोग आवश्यक रूप से लेना चाहिए, इनका सदैव आदर करते रहना चाहिए। बड़े छोटे भाई बहन का सुख इस कुंडली में थोड़ा कम सा है, ये बात भी दिख रही है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में रिसर्च बहुत अच्छा है, धर्म का बल ठीक है, प्राप्त भी बहुत अच्छा कर लेंगे, और ये कुंडली अपने करियर को लेकर के ओरिएंटेशन में बहुत आगे जाएगी। इस कुंडली का करियर पक्ष बहुत उज्जवल है, और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में कई तरीके का साजो सामान से संबंधित जितना काम होता है आप वो सारे काम कर सकते हैं। खाने पीने से संबंधित जितना काम होता है आप कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल और जमीन से संबंधित जितना काम होता है बिल्कुल कर सकते हैं। कृषि और कृषि से जोड़ करके, संयंत्र से जोड़ करके जितना काम होता है आप 100% कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा नक्षत्रों के आधार पे कि कौन सा नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी कुंडली में स्वाति, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, अश्वनी, अनुराधा, और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में पुनर्वसु, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आप पूरब दिशा में जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैत्री करनी हो तो कुंभ राशि कुंभ लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, इन लोगों से मैत्री की जा सकती है। शत्रुता कभी न करें, मेष राशि मेष लग्न और सिंह राशि सिंह लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न और धनु राशि धनु लग्न, इनसे शत्रुता कभी न करें। इस कुंडली के लिए दशाओं में अगर कभी भी कोई, अब आपको मैं मूलतया ये बात बता दूं कि आपको कभी किसी ज्योतिषी के पास ना जाना पड़े। तो जब कभी भी आपको धन, संपत्ति, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन और इस तरीके के सांसारिक सुखों के बारे में कोई निर्णय लेना हो तो आप 3 दशाओं को देख सकते हैं, बुध, शुक्र और शनि। इसके अतिरिक्त अगर दाम्पत्य, पत्नी, संतान और दिनचर्या के साथ व्यापार से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो मंगल, चंद्रमा और शनि की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। माता और पिता और तीर्थ, प्रमोशन और यात्रा, इससे संबंधित अगर कोई भी काम या निर्णय लेना हो तो बुध के साथ शुक्र और गुरु के अंतर को देखा जा सकता है। आप धर्म करिए। लाभ भाव में भाग्य भाव के अधिपति का बैठना धर्म को कमजोर करता है। धर्म भाव के अधिपति का लाभ भाव में बैठना धर्म को लेकर के व्यापारिक दृष्टिकोण दे देता है। अब व्यक्ति यहां धर्म करेगा तो लोगों को बताना चाहेगा। गुप्त दान करने की आवश्यकता है, किसी को कुछ बताने की कोई बात नहीं है। आप दे रहे हैं वही आपका अपना है। जिस तरीके से रखे हुए धन को बचाया जाता है लोगों की दृष्टि से, उसी तरीके से किए गए धर्म को बचाया जाता है लोगों की दृष्टि से। क्लियर है? होरा चक्र के आधार पे आपकी कुंडली में मंगल, बुध, सूर्य, शनि और गुरु, इनकी दशाएं शांतिप्रद जाएंगी और धन देंगी, जबकि चंद्रमा, शुक्र, राहु, केतु की दशाएं तनाव, झंझट, परेशानी, कठोरता और इरेगुलरिटी देंगे। इतना ही नहीं, इस कुंडली का भवन, भूमि, वाहन का सुख माता के भाग्य से बहुत अच्छा है। अपने नाम पे संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं तो भी ठीक है, या तो फिर अपने माता जी के नाम पे ले सकते हैं। पिता के साथ संबंध खराब न हो, इसका सदैव ध्यान रखना होगा। पिता से मानसिक मतभेद न हो, इसका ध्यान रखना होगा। आप पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सरकारी संपत्ति से आपको फायदा है, नुकसान नहीं है। इस कुंडली के आधार पे बरगद का वृक्ष आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।